Hello students, today we are going to begin with 3D geometry. अभी we'll go through the list of topics that we are going to cover, लेकिन before that let me tell you कि ये chapter extremely scoring chapter है. पहले तो हमारे syllabus में line, plane, sphere ये सब कुछ होता था, but now the syllabus is restricted only to line. और उसमें ज़्यादा कोई स्कोप है ही नहीं, इसीलिए आपको दिखेगा कि रिपीटेटिव कैटेगरीज ऑफ क्वेश्चंस ही हमें मिलते हैं थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ. ठीक है, जेईई एडवांस में थोड़ा सा स्कोप बढ़ जाएगा क्योंकि प्लेन भी आ जाता है, और प्लेन आ जाता है लाइन को मिला के थोड़ा बहुत वहाँ पे पॉसिबिलिटी है क्वेश्चंस का, लेकिन प्योरली ऑन लाइन देयर इज नॉट मच स्कोप. ठीक है, नाउ जस्ट सी, फर्स्ट वी आर गोइंग टू गो थ्रू कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड ऑक्टेंस का अंडरस्टैंडिंग. बेसिक है लेकिन बहुत से बच्चों को क्लैरिटी नहीं होती, हुआ बिगिनर्स, सो फॉर देम वी आर गोइंग टू कवर दिस. देन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम कोऑर्डिनेट एक्सिस and from coordinate planes, section formula and then ratio in which this divides their line segment. Then direction cosines and direction ratios, इसका यूज हम बहुत ज़्यादा लेते हैं, और प्योरली ऑन डायरेक्शन cosines and ratios भी हमें क्वेश्चंस मिलते ही हैं. किस तरह के मिलेंगे, विल टेक एक्सपोजर ऑफ दैट. ये यहाँ से यहाँ तक का हम आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, लेक्चर 1. ठीक, नेक्स्ट इट विल बी इक्वेशन ऑफ लाइन, जो भी फॉर्म्स की पॉसिबिलिटी है, कंप्लीट थिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस. Along with it, लाइन में और क्या क्या चीज़ें की पॉसिबिलिटी है, इन पे हमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं. एंगल बिटवीन टू लाइंस, फुट अ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन टू ए लाइन, इमेज ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए लाइन, एंड देन परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. एंड एक और चीज़ यहाँ पे बनती है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन. नॉर्मली तो हम नॉर्मल डिस्टेंस को मीन करते हैं, बट मेजर्ड इन सम अदर डायरेक्शन पे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, वो भी हम करेंगे. द नेचर ऑफ टू लाइन्स, दो लाइन किस किस तरह की हो सकती है, कंप्लीट थिंग. देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ लाइन्स, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन्स, इक्वेशन ऑफ ए लाइन along which the shortest distance is formed. All these points are important. ठीक है, लेट्स जस्ट गो अहेड. ये वाली चीज़ें हम सेकेंड क्लास में करने वाले हैं, पूरा चीज़ लाइन एट वंस. एंड प्लेन एंड स्फीयर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज ऑलरेडी अवेलेबल. ठीक है, अब यहाँ ऑक्टेंट का अंडरस्टैंडिंग. बिफोर दैट, जैसे आप 2D ज्योमेट्री पे काम करते हैं तो एक्स एंड वाई एक्सेस होते हैं, राइट, एक्स एक्सेस. एंड जैसे भी आपको आदत है, जैसे ये प्लेन है, राइट, तो इसमें एक्स एंड वाई एक्सेस आप कंसिडर करते हैं, तो 4 क्वाड्रेंट्स क्रिएट हो जाती हैं, करेक्ट. ये है वो प्लेन, आप इसे बोर्ड को ही समझ लें. ठीक, तो एक्स एक्सेस है, वाई एक्सेस है, 2 डायमेंशन इन्वॉल्व हो गए. एक तीसरा डायमेंशन हम लेंगे डेप्थ वाला. ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिए जेड एक्सेस, बोर्ड से इस तरफ, बोर्ड के दूसरी तरफ. ठीक, अब जो आप 4 क्वाड्रेंट क्रिएट कर रहे थे ना एक्स एंड वाई एक्सेस के रिस्पेक्ट में, देखो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस मैं ड्रॉ कर देती हूँ हियर, सिर्फ 2 डायमेंशन पे रिस्ट्रिक्ट रहे. ठीक है, फिर हम 3 डायमेंशन को विजुअलाइज करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर में अगर आप पिक्चराइज करना सीख गए ना तो आपका बहुत सारा काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि 3D को आप 2 डायमेंशन में ड्रॉ करके उतना क्लैरिटी के साथ हैंडल नहीं कर पाओगे. ठीक, तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ. अब हमने नया एक्सेस इंट्रोड्यूस किया है, वो है डेप्थ में, राइट, लाइक दिस. तो बच्चा अब इमेजिन करो, बोर्ड के इस तरफ 4 क्वाड्रेंट है, बोर्ड के बैक साइड में, क्योंकि एक नई एक्सेस इंट्रोड्यूस हो गई, तो इसके बैक साइड में भी यही 4 क्वाड्रेंट क्रिएट होंगे, राइट. तो ये हो गए 8 ऑक्टेंट्स. तो स्पेस में हमारे पास 8 ऑक्टेंट्स का प्रेजेंस रहता है. और जैसे क्वाड्रेंट्स में हमें क्लियर है कि ये प्लस प्लस साइन फॉलो करता है, माइनस प्लस, एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या साइन फॉलो करते हैं, राइट. तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस. उसी तरह से ऑक्टेंट्स का भी हमें पता होना चाहिए. तो जेड एक्सिस जो है वो बाद में इंट्रोड्यूस हुई. तो सबसे पहले तो आप क्वाड्रेंट्स रिलेटेड ऑलरेडी आपको पता ही है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस के डायरेक्शन में वही 4 क्वाड्रेंट्स आ जाते हैं. तो प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ये हो गया फर्स्ट 4 ऑक्टेंट्स. उसके बाद नेगेटिव जेड के अलॉन्ग वही 4 क्वाड्रेंट्स, तो प्लस प्लस. ठीक, बहुत इजी. तो अगर आपको कोई पॉइंट दिया गया, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं, जैसे मैं कह रही हूँ बिल्कुल उसी तरह से ही करें. आपने जेड का साइन देखा, क्या है, नेगेटिव, मतलब लास्ट 4 ऑक्टेंट्स में ये पोजीशन है. और ये कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है. तो लास्ट 4 में आप सेकेंड पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो कौन सा हुआ, 6th तो हुआ. तो आप यहाँ से भी उसे वेरीफाई कर सकते हैं, माइनस प्लस माइनस. ठीक है, नेक्स्ट
डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट x, y, z का डिस्टेंस x0, y0, z0 से क्या आएगा? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्टली लिख लेते हैं। जैसे आप 2D में इसे प्रूफ करते हैं ना, एग्जैक्टली उस तरह से कर सकते हैं, या वेक्टर से करें ना। जब हम दो पोजीशन की जॉइनिंग वेक्टर बनाते हैं तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, यहाँ लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, तो अगर मैं इसे Q लेती हूँ तो आप PQ वेक्टर फ्रेम कर लो या QP वेक्टर फ्रेम कर लो, उसका मैग्नीट्यूड ले लो, स्ट्रेट अवे यू विल एंड अप गेटिंग दिस, इट इज अंडर स्क्वायर रूट, माइंड इट। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू पोजीशंस। देन डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम XY प्लेन। बच्चा XY प्लेन ऐसा पॉइंट जो XY प्लेन पे लाई कर रहा है, जैसे ये XY प्लेन है, राइट, इस पे लाई कर रहा है, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? जीरो ही तो हुआ। ये पॉजिटिव जेड है, वो नेगेटिव जेड है, तो जेड के डायरेक्शन में वो जीरो लेवल पे है, राइट। तो पॉइंट जो कोई भी XY प्लेन पे लाई करता है ना, उसका जेड जीरो होता है। एक्स एंड वाई चेंज होंगे लेकिन जेड चेंज नहीं होगा, जेड विल रिमेन जीरो, तो इसलिए इक्वेशन ऑफ XY प्लेन कहा जाता है जेड इज जीरो। ठीक, उसी तरह से YZ प्लेन, एक्स विल बी जीरो, इक्वेशन ऑफ दैट प्लेन वी कॉल इट एज x इक्वल टू जीरो, क्योंकि इक्वेशन होता क्या है? एनी पॉइंट दैट वी टेक ऑन इट, it should satisfy what algebraic condition, that is what is called as equation। उसी तरह से zx प्लेन का इक्वेशन ये होता है। तो अगर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम xy प्लेन हम चाहते हैं, तो ये xy प्लेन है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से कितना होगा? तो आप नॉर्मल ड्रॉप करेंगे तो यही तो z कोऑर्डिनेट है, राइट, और डिस्टेंस की बात हो रही है तो हम मॉड लेंगे। उसी तरह से yz प्लेन से, तो मॉड ऑफ यहाँ से, सिंपल। ठीक, नाउ डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, x एक्सिस से डिस्टेंस कितना होगा? तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट आप जिस भी रूम में बैठे हैं वहाँ पे कॉर्नर पे जाएं, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस इस तरह से ले। ठीक, अब एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। x एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज द नॉर्मल डिस्टेंस। ठीक, हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वी वांट टू मेजर दिस डिस्टेंस। अब ये मेजर कैसे होगा? उसके लिए ड्रॉप ए नॉर्मल ऑन टू XY प्लेन। ठीक है, ये आ गया, तो XY प्लेन पे है तो ये क्या आया? मॉड जेड। ठीक है, और ये डिस्टेंस कितना है? मतलब ये वाला डिस्टेंस कितना है? ये है परपेंडिकुलर ड्रॉप्ड ऑन टू XZ प्लेन, तो ये क्या है? मॉड y। तो यही बेस में भी मॉड y है, तो यहाँ पे हमारे पास एक राइट ट्राइंगल क्रिएट होता हुआ आपको दिख रहा होगा, लाइक दिस। ठीक, तो ये है मॉड z, ये है मॉड y। We want this hypotenuse that comes out to be mod y square plus mod z square square root, which is directly y square plus z square x axis से distance, उसी तरह से y axis से distance चाहिए and z axis से, easy to remember, fine। next बेटा, A and B are two points, section formula की हम बात कर रहे हैं। पॉइंट विच डिवाइड्स AB इंटरनली इन द रेशियो ऑफ M is to N, जो आप 2D में यूज करते हैं बेटा, बिल्कुल वही चीज। दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स है x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो जब रेशियो ऑफ डिवीजन की बात होती है तो इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन। सो अगर हम इंटरनल डिवीजन की बात करें तो ये पॉइंट अगर P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए इस तरह से, क्रॉस करके लेते हैं ना, राइट। सो mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, यही रूल y एंड z भी फॉलो करेंगे, m प्लस n, सेम रूल फॉर z। ठीक, जब हम इस तरह से कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हैं ना तो हमें कितना कुछ लिखना पड़ता है, लेकिन यही चीज़ अगर हम पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो कितना कॉम्पैक्ट राइटिंग हो जाता है। इसलिए हम वेक्टर फॉर्म ऑफ राइटिंग को इम्पोर्टेंस देते हैं, और इसीलिए मैथ्स में 3D से पहले हम वेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। कितना कॉम्पैक्ट हो गया राइटिंग। ठीक है, इसी तरह से अगर एक्सटर्नल डिवीजन की बात की जाए, Q कोई पॉइंट है, एक्सटेंडेड पार्ट पे है, इधर हो सकता है, इधर हो सकता है, तो इन दैट केस Q के कोऑर्डिनेट्स M is to N रेशियो ऑफ डिवीजन ही है, बस यहीं पे साइन चेंज हो जाता है ना। तो mx2 nx1 m minus n my2 एंड सेम रूल फॉर दिस इज m and n, ठीक, फॉर z। और अगर आप इसे वेक्टर में लिखते हैं तो बस इसी तरह से क्रॉस करना है, एम बी माइनस एन ए, ये इन्हीं का डिफरेंस यहाँ पे। ठीक है, सेम ऑर्डर में, फाइन। अब
कई बार क्वेश्चन क्या होता है, हमें आज इट इज तो पूछा नहीं जाता, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे। अब दूसरा चीज ये होता है इसमें कि आपको एक सिचुएशन गिवन है और आपको रेशियो ऑफ डिवीजन पूछा जाता है। जैसे स्टैंडर्ड केसेस ही मैंने लिया है, ए एंड बी 2 पॉइंट्स आ दिया, आपसे कहा जाए फाइंड द रेशियो इन विच दिस डिवाइड्स ए बी। हमें नहीं पता इंटरनली कट करेगा या एक्सटर्नली कट करेगा, यू शुड बी एबल टू कंक्लूड द रेशियो ऑफ डिवीजन विद द काइंड ऑफ डिवीजन, वेदर इट इज इंटरनल और एक्सटर्नल, कंप्लीट थिंग। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ हैंडलिंग क्या होता है वो देख लो। इनके लिए तो आपको ओरली ही आंसर करना है। ठीक है, अगर कोई लीनियर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड है, जैसे ये है एक्स वाई प्लेन का इक्वेशन भी तो लीनियर इक्वेशन ही है ना, तो अगर लीनियर इक्वेशन है तो आप आंसर डायरेक्टली लिख सकते हैं। अगर कोई और इक्वेशन है तो प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। तो वी बिगिन विथ लेट द रेशियो ऑफ डिवीजन बी k:1, λ:1 या 1:k। इस तरह से आप रेशियो को लेट करते हुए बिगिन करेंगे, हमेशा 1 अननोन में, क्योंकि अगर हमारे पास k का वैल्यू 2/3 आ गया तो इट इज 2:3 रेशियो ऑफ डिवीजन। तो दो अननोन m एंड n इंट्रोड्यूस करके टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो k:1 रेशियो ऑफ डिवीजन हमने ले लिया। उसके बाद विल राइट डाउन दैट पॉइंट विच डिवाइड्स इट इन द रेशियो ऑफ k:1। ठीक है, और हम कंसिडर कर रहे हैं टू बी इंटरनल डिवीजन। अब हो सकता है वो इंटरनल ना हो, एक्सटर्नल हो, लेकिन कहीं से तो हमें बिगिन करना है। सो आई यूजिंग फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन, तो क्या आ गया kx2 प्लस x1 k प्लस 1। यही रूल y एंड z फॉलो करेंगे। ठीक, अब ये जो भी पॉइंट है इसे अगर हम एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ये जानना चाहते हैं, तो दिस पॉइंट हैज टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन। जैसे ही इससे आप सैटिस्फाई करवाएंगे तो आपको k का वैल्यू मिल जाएगा। कि अगर पॉजिटिव आ रहा है इसका मतलब इंटरनल डिवीजन ही है, कि अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब यहाँ पे साइन ऑपोजिट हो रहा है, तो दैट विल बिकम केस ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। तो k पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ से आपको केस ऑफ डिवीजन का पता चलेगा कि अगर पॉजिटिव आ रहा है, क्योंकि हमने इंटरनल डिवीजन से ही बिगिन किया है, तो पॉजिटिव साइन मतलब सेम फेवरेबल केस ऑफ डिवीजन, तो इंटरनल डिवीजन ही रहेगा। कि अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब ऑपोज कर रहा है उससे, ठीक है, तो ऑपोजिट केस ऑफ डिवीजन दैट विल बी एक्सटर्नल डिवीजन। फाइन, और रेशियो क्या आएगा, जो भी इसका मॉड्यूलस वैल्यू है, जैसे लेट्स सपोज k का वैल्यू -2/3 आया, तो वी विल से एक्सटर्नल डिवीजन इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यही सिंपल तरीका हम यूज करेंगे। जब हम यही काम इनके रेस्पेक्ट में करते हैं तो क्या आता है वो चीज़ हम डायरेक्टली याद रखेंगे। देखें, इसके रेस्पेक्ट में ए बी को किस रेशियो में डिवाइड करेगा, तो फॉर दैट माइनस ऑफ ये फर्स्ट पॉइंट के, क्योंकि ए बी की बात हो रही है, ऑर्डर मैटर्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आप इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, विच इज ax1 by1 cz1 प्लस d इज टू सेकेंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उसी एक्सप्रेशन में ax2 by2 cz2 प्लस d। ठीक, अब ध्यान देना इनके वैल्यूज क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे नेगेटिव आएंगे हमें नहीं पता। ये माइनस साइन यहाँ रहेगा, अलॉन्ग विद दिस माइनस साइन अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो इन दैट केस इंटरनल डिवीजन है। अगर इस माइनस साइन के साथ ये नेगेटिव आ रहा है, मतलब ये वाला हिस्सा अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव अगर है, ओवरऑल वैल्यू देखना है, अगर नेगेटिव है तो एक्सटर्नल डिवीजन का केस है। क्लियर। उसी तरह से एक्स वाई प्लेन किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इसका इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो -z1 इसमें पुट करना है। यहाँ क्या आएगा, x1 इज टू डायरेक्ट आंसर। क्लियर। अब एक क्वेश्चन आपसे कहा गया फाइंड द रेशियो इन विच x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5 डिवाइड्स लाइन जॉइनिंग 1 - 2 1 एंड 0 0 2। तो क्या करेंगे, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस एक्सप्रेशन में सभी को एक तरफ लाएंगे, इस एक्सप्रेशन में पुट करेंगे, तो इट इज 1 + 2 + 1 - 5 इट इज -1 इज 2। ये आप पुट करेंगे इसमें, सो दैट इज 2 माइनस, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो गए ना, तो दैट कम्स आउट टू बी -3। तो ओवरऑल ये वैल्यू देखे दे आर 3 माइनस, सो इट इज -1 इज टू 3। करेक्ट। तो यहाँ हमारा आंसर आएगा केस ऑफ डिवीजन इज एक्सटर्नल एंड रेशियो ऑफ डिवीजन इज 1:3। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन आपसे कहा जाए रेशियो इन विच एक्स वाई प्लेन डिवाइड्स ए बी, ये ए है ये बी है, तो एक्स वाई प्लेन दैट मीन्स इसका इक्वेशन जेड इज इक्वल टू 0 होता है ना, तो आंसर आ जाएगा z1। करेक्ट। सो इट इज -1 इज टू 2। अगेन नेगेटिव साइन के साथ आंसर आ रहा है, तो केस ऑफ डिवीजन इज एक्सटर्नल, रेशियो ऑफ डिवीजन इज 1:2। क्लियर। नेक्स्ट, डायरेक्शन कोसाइंस बहुत ज़्यादा यूज में हम लेंगे, डायरेक्शन कोसाइन एंड रेशियोज बोथ।
फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड, जब हम 2 डायमेंशन में किसी लाइन के डायरेक्शन को स्टडी करते हैं तो we यूज इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, और इंक्लिनेशन के हेल्प से स्लोप हम फ्रेम करते हैं। इंक्लिनेशन अगर थीटा है तो टैन थीटा इज द स्लोप, तो या तो हमें थीटा दे दिया जाए या तो टैन थीटा दे दिया जाए टू स्टडी द डायरेक्शन ऑफ द लाइन, ठीक है। टैन थीटा मतलब स्लोप ऑफ द लाइन। लेकिन 3D में किसी एक क्वांटिटी के हेल्प से हम डायरेक्शन को स्टडी नहीं कर सकते। अब डायरेक्शन को स्टडी कैसे करें, तो उसके लिए ये कहा गया कि इफ ए लाइन, यहाँ पे देखें लाइन हम बाद में करेंगे, पहले वेक्टर ले लो। जैसे कोई ए वेक्टर है, इस वेक्टर ने एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाया, पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो अगर वो अल्फा बीटा एंड गामा है, पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस के साथ, ठीक है, तो अगर वो एंगल अल्फा बीटा एंड गामा है तो डायरेक्शन को साइंस हम कहते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। तो डायरेक्शन को साइन का सिंपल सा डेफिनेशन है, इफ ए वेक्टर सबटेंस अल्फा बीटा एंड गामा एंगल्स with positive direction of x, y and z axis respectively, then cos alpha, cos beta, cos gamma are the direction cosines of the vector. Clear? अब इसे अच्छे से समझते हैं, उसके बाद हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पे आएंगे, ठीक है। अगर जैसे ये वेक्टर है ए, अगर मैं इसे कंसिडर कर लेती हूँ टू बी दिस, तो बच्चा cos alpha, cos beta, cos gamma क्या आएगा, cosine of an angle between two vectors, क्योंकि x axis is also a vector I cap, right? Angle between two vectors. How do we find? Cos theta is equal to a dot b upon magnitude of a into magnitude of b. सिंपल है। तो cos अल्फा क्या आ जाएगा, a dot i cap upon magnitude of a magnitude of i cap, यही ना बच्चा। a dot i cap क्या आ जाएगा, a वेक्टर ये है, इज इन दैट ax, magnitude of a ये तो 1 ही है, सिंपल। ये cos अल्फा है, cos बीटा क्या आ जाएगा, ay by magnitude of a and this is az by magnitude of a। तो क्या हम इसे बहुत सिंपल सेंस में इसे समझ सकते हैं कि अगर हमें कोई भी वेक्टर दिया गया, कोई भी वेक्टर, इसका हमें डायरेक्शन को स्टडी करना है, तो ये क्वांटिटीज को अगर आप ध्यान दें तो क्या ये यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए के 3 कंपोनेंट्स है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए, है ना। क्योंकि जब आप ए की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हैं तो वो ये होता है, एंड इसके 3 कंपोनेंट्स ax by magnitude of a, ये x कंपोनेंट है, मैं कंपोनेंट के फॉर्म में लिख रही हूँ, तो ay by magnitude of a, az by magnitude of a, ये है डायरेक्शन कोसाइंस। तो सिंपल सेंस में आप कुछ ऐसे याद रखें, अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए वेक्टर a चाहते हैं तो बस आप a कैप बना लें, a कैप वी नो इट इज a अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a, राइट। और इसके जो 3 कंपोनेंट्स है वही cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम डायरेक्शन कोसाइंस का नाम L, M एंड N देते हैं तो a कैप की जो 3 कंपोनेंट्स है वही वो L, M एंड N के वैल्यूज हैं, फाइन। तो अगर आपसे पूछा जाए I कैप प्लस K कैप, इसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या है, तो इसका मैग्नीट्यूड ले लो विच इज √3, इसके 3 कंपोनेंट्स को √3 से डिवाइड कर दो, सो 1/√3 माइनस 1/√3 1/√3, ये आ गया इसके डायरेक्शन कोसाइंस, जिसे हम शॉर्ट में डिसीज कहते हैं, ठीक है, डिसीज, फाइन बेटा। तो वही चीज हमने यहाँ पे मेंशन किया, ax by a, ay by a, az by a आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर, ठीक। डिसीज ऑफ a आर द 3 कंपोनेंट्स ऑफ a कैप, ठीक है। अब जैसे cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा, ये डायरेक्शन कोसाइंस है हमारे लिए। तो अगर आप cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की बात करते हैं तो वो हमें क्या देगा, यहाँ देखें, ये हमने अभी डिस्कस किया कि ये एक कैप के 3 कंपोनेंट्स है, करेक्ट। सो कैन आई से एक कैप का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा वो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा होगा। और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो वेक्टर है दैट इज नथिंग बट यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर, जिसके डायरेक्शन कोसाइंस cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, यही तो यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है। तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है तो इसका स्क्वायर रूट 1 होगा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज 1। और आप उसे यहाँ से भी कर सकते हैं, ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा है, तीनों को स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, जो कि a स्क्वायर ही है, कैंसिल होते हैं, इट विल गिव अस 1। तो इस बात को आप याद रख लें एज इट इज, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज ऑलवेज 1। अगर आप इसी को साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो ये है 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा। तो ये आ गया 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ब्रैकेट में डाल दें, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। बस रीअरेंज कर लें, यू विल एंड अप गेटिंग साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा वैल्यू इज 2। इंपॉर्टेंट बोथ दीज आर। ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन। लाइन विच इज पैरेलल टू ए वेक्टर। अब वेक्टर का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन होता है। अगर एरो इस तरफ है तो आप उस वेक्टर का जो एरो है ना उसको रिवर्स नहीं कर सकते, उससे उस वेक्टर का डायरेक्शन इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन लाइन के केस में अगर मैं कहूँ इसी वेक्टर के डायरेक्शन में मुझे लाइन चाहिए, तो लाइन में एरो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, वो एक ओपन केस बन गया। ठीक है, तो वेक्टर के लिए डायरेक्शन कोसाइन एक ही सेट की पॉसिबिलिटी है। कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा का एक ही सेट हमें मिल पाएगा। लेकिन लाइन के केस में क्या है, जैसे इस वेक्टर का लेट्स सपोज डायरेक्शन कोसाइन एल एम एंड एन है, एंड उसके पैरेलल डायरेक्शन में अगर हम लाइन की बात करते हैं तो उसका डायरेक्शन कोसाइंस के हमेशा दो आंसर आएगा। एरो आप इस तरफ लेते हुए भी कर सकते हैं और आप रिवर्स करते हुए भी कर सकते हैं। तो यू विल से फॉर ए लाइन व्हिच इज पैरेलल टू दैट वेक्टर, फॉर दैट देयर आर टू सेट्स ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस, वन एल एम एंड एन वेक्टर वाला ही होगा, दूसरा उसका रिवर्स निगेटिव ऑफ इट। क्लियर? तो अगर कहा जाए 2i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, इस वेक्टर के पैरेलल जो लाइन होगी उसके डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, तो इमीडिएटली इसी वेक्टर के आप डायरेक्शन कोसाइन ले लें। इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 3 है, तो ये हुआ, एंड इन्हीं को आप नेगेटिव कर दें, रिवर्स डायरेक्शन में एरो लगा दें, दैट्स इट। ठीक, एक वेक्टर के लिए एक ही सेट ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं। एक सेट की मैं बात करूँ क्योंकि वो ट्रिपलेट में होते हैं। ठीक है, वेयर इज फॉर ए लाइन देयर एग्जिस्ट टू सेट्स। क्लियर? नेक्स्ट इज डायरेक्शन रेशियोज। है क्या, इसे शॉर्ट में हम लिखते हैं dr। ओके, drs है क्या बच्चे, अगर मैं किसी वेक्टर के डायरेक्शन को स्टडी करना चाहती हूँ तो उसके डायरेक्शन में मैं 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का लूँ तब भी डायरेक्शन सेम रहेगा, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड का लूँ तब भी डायरेक्शन सेम ही है। तो मैग्नीट्यूड से तो डायरेक्शन इफेक्ट होने वाला नहीं है ना, राइट? तो अगर हमें डायरेक्शन को स्टडी करना है तो हम कोसाइन का ही यूज क्यों लें, क्योंकि कोसाइन तो यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करने के बाद डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए यूज किया जा रहा है। तो उस डायरेक्शन में हम किसी भी मैग्नीट्यूड के वेक्टर को लेते हुए डायरेक्शन को तो स्टडी कर ही सकते हैं, राइट? तो यहाँ पे फिर डायरेक्शन कोसाइन के आइडिया को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया है कि हाँ, डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए वी कैन इवन यूज डायरेक्शन रेशियोज। वो है क्या, जैसे एल एम एंड एन है, ये डायरेक्शन कोसाइंस है किसी वेक्टर के। तो इसे आप 2 टाइम्स कर दो तो 2 यूनिट मैग्नीट्यूड का वेक्टर मिल जाएगा, 3 टाइम्स कर दो, 4 टाइम्स कर दो, तो आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपको डायरेक्शन डिस्टर्ब नहीं होगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड एडजस्ट हो जाएगा। तो उसके जो 3 कंपोनेंट्स होंगे दे आर कॉल्ड द डायरेक्शन रेशियोज। तो डायरेक्शन रेशियोज यूनिक नहीं होता, इनफाइनेटली मेनी होते हैं कि ये पॉजिटिव रियल नंबर ही होना चाहिए वेक्टर के केस में। अगर आप नेगेटिव लेते हो तो एरो रिवर्स हो जाता है, तो वेक्टर का डायरेक्शन इफेक्ट हो जाता है। तो वेक्टर के केस में ये जो कुछ भी होगा ये पॉजिटिव ही लेना है। दैट मीन्स अगर आपको पूछा जाए इसके डायरेक्शन रेशियोज आप बता दें तो सिंपली जो इसके 3 कंपोनेंट्स है ना वही ले लें आप, ये होगी इसके DRs, और इसको आप कोई भी पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाए, आपको इनफाइनेटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज का पता चल जाएगा। वैसे हमें एक ही सेट की जरूरत पड़ती है तो आप डायरेक्टली ऐसे लिखते हैं। ठीक है, और अगर आपको लाइन का पूछा जाए इसी के पैरेलल डायरेक्शन में, तो एक आप ऐसे बता सकते हैं, या आप इसे नेगेटिव करते हुए भी बता सकते हैं, या आप इसके मैग्नीट्यूड को चेंज करते हुए भी बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दे आर इनफाइनेटली मेनी। बस लाइन के केस में यह ध्यान रखना है, इफ इट इज केस ऑफ ए लाइन देन इन दैट केस दिस k कैन बी एनी रियल नंबर बट इट शुडंट बी 0, क्योंकि अगर k 0 हो जाएगा तो ये तीनों 0 हो जाएंगे, तो डायरेक्शन किसी नल वेक्टर के हेल्प से स्टडी नहीं हो सकता। क्लियर है? नेक्स्ट देखें, हियर डायरेक्शन रेशियोज ऑफ a, 3 कंपोनेंट्स ऑफ एनी वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। क्लियर है? If a is this, then kax, kay, kaz. K should be any positive real number are the direction ratios. Direction ratios of a line parallel to a, kax, kay, kaz, but k should be any real number but non-zero. ठीक? Then direction ratios of a line passing through 2 points. 2 पॉइंट है, ठीक? लाइन की बात हो रही है,
तो हम वेक्टर कंसीडर करते हैं, या तो ए बी वेक्टर ले लो या बी ए वेक्टर ले लो, आपका चॉइस है, ताकि हमें ये वेक्टर का पता चल जाए और उसके जो 3 कंपोनेंट्स हैं उन्हें हम डायरेक्शन रेशियोज मान लें। ठीक, ये हो गया इसका एक सेट, ये हो गया इसका दूसरा सेट। इनफैक्ट आपको ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसे आप किसी भी नॉन जीरो रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएं तो आपको इनफाइनाइटली मेनी डायरेक्शन रेशियोज का पता चल जाएगा। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। तो डायरेक्शन को स्टडी करने के लिए अगर आप यूनिट वेक्टर का यूज लेते हैं, 1 यूनिट मैग्नीट्यूड के लेंथ का यूज लेते हैं, इन दैट केस आपको डायरेक्शन को साइंस मिलते हैं। अगर आप किसी भी मैग्नीट्यूड का लेते हैं देन इन दैट केस उसके कंपोनेंट्स आपको डायरेक्शन रेशियोज देते हैं, दैट्स सेट। ठीक है, और अगर लाइन की बात हो रही है तो एरो इधर भी लग सकता है, इधर भी लग सकता है, तो आप उसे वेक्टर की तरह डील कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप उसे नेगेट भी कर देते हैं, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में भी ले लेते हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, नाउ लुक एट। तो ये हो गया हमारे कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स फॉर टुडेज क्लास। ओके, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी आर ए बी एंड सी, तीनों के कोऑर्डिनेट्स फुल्ली नोन है। द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी मीट्स बी सी एट डी, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी क्या आएगा, लेंथ ऑफ ए डी क्या आएगा। ये जो एंगल बाइसेक्टर वाला डीलिंग है ना, वैसे तो हमने वेक्टर में किया हुआ है, लेकिन यू आर गोइंग टू एक्सपांड योर वर्क, उस तरह से आपको नहीं करना है, मैं बता देती हूँ। जैसे ये है, तो एंगल बाइसेक्टर का अगर आपको डायरेक्शन चाहिए तो आप इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेते हुए एक रोम्बस क्रिएट हो जाता है, तो दोनों के एडिशन से आपको एंगल बाइसेक्टर का डायरेक्शन का पता चल जाता है, राइट। तो उसके बाद आप उस डायरेक्शन में कोई लाइन लेंगे, फिर इक्वेशन ऑफ लाइन पे जाना होगा, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे तो ये मिलेगा, ये सब आपको नहीं करना है। रादर यू यूज सिंपल प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल बाइसेक्टर। किसी भी ट्राइंगल के लिए जो एंगल बाइसेक्टर होता है, यहाँ पे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर की बात हो रही है, तो इट डिवाइड्स ऑपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स। ये है सी पॉइंट बेटा, तो ये डी है, तो डी डिवाइड्स बी सी इन द रेशियो ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब ए बी इज टू ए सी। तो अगर आप ए बी लेंथ निकाल लेते हैं, ए सी निकाल लेते हैं, सेक्शन फॉर्मूला के हेल्प से डी फाइंड करते हैं, तो दैट इज द सिंपलेस्ट वर्क। ठीक, ये आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन है आपको लेंथ ऑफ ए डी भी पूछा है। वैसे तो प्रॉपर्टीज एंड सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल में लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर को हम याद भी रखते हैं, बट दैट विल ओनली एक्सपांड योर वर्क। ठीक है, और वैसे भी वो चैप्टर जेई मेन के सिलेबस में नहीं है, तो उसके डिस्कशन पे अभी हम नहीं जाएंगे, लेटर वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, तो आप सबसे पहले हम डी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करते हैं। उसके लिए वी हैव 5 4 6, दिस पॉइंट इज 1, -1, 3 एंड सी 4 3 2। बच्चा ए बी डिस्टेंस कितना है, दिस इज 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये 25 25, सो इट इज 5√2। परफेक्ट। अब ए सी पे आ जाते हैं, दिस इज 1 एंड दिस इज 1, ये है 6 -2 विच इज 4 16, ये हो गया √18 विच इज 3√2। फाइन। अब बचा रेशियो ऑफ डिवीजन हो गया 5√2 इज टू 3√2, √2 कैंसिल हो गया, 5:3। सिंपल वर्क। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम लिख लेंगे, दैट इज 5 × 4 20 प्लस 3 23/8। नाउ दिस इज 15 -3 12, देन दिस इज 10 9। पॉइंट आ गया, तो ये तो सॉल्व हो गया। अब लेंथ ऑफ एंगल बाइसेक्टर के लिए आपको बस ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स यूज करना है, सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज थ्रू ए एंड बी planes are constructed parallel to the coordinate axis, then volume of the parallelopipe formed, then number of body diagonals कितने होंगे, then sum of lengths of all diagonals। यहाँ देखें, let's suppose ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, एंड एक्स वाई एंड जेड एक्सिस है, तो ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स एंड वाई एक्सिस से जो बना है, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस है। ठीक है, तो वाई एंड जेड से ये जो बना है दैट इज वाई जेड प्लेन एंड दिस इज एक्स जेड प्लेन। अब क्वेश्चन कह रहा है इस पॉइंट से पासिंग तीनों कोऑर्डिनेट प्लेन के पैरेलल, इसका मतलब एक आपने फ्लोर, राइट, एक आपने ये वाला वॉल कंस्ट्रक्ट करना है जो कि एक्स जेड प्लेन के पैरेलल हो गया, फिर वाई जेड प्लेन के पैरेलल। ठीक, फ्लोर बनाया, ये वॉल बनाया है आपने और ये वाला वॉल बनाया, इस पॉइंट से पासिंग भी एग्जैक्टली वही चीज, तो ये आ जाएगा आपका फ्लोर। मतलब अगर ये पॉइंट ऊपर है तो इस तरह से आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल
प्लेन्स तैयार हो गए एंड दो इससे पासिंग, मतलब इस तरह से दो वॉल यहाँ पे आ गई और इसके पैरेलल तो इस तरह से दो वॉल, तो क्या ये ऐसा रूम जैसा ही कुछ क्रिएट हो जाएगा, क्यूबॉइड क्रिएट होगा। तो यहाँ पे पैरेललोपाइप जो है दैट विल बिकम केस ऑफ ए क्यूबॉइड। ठीक, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसका वॉल्यूम क्या आएगा, तो उसके लिए हमें लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट चाहिए। तो बच्चा अगर जैसे ये वाला पॉइंट लेट्स सपोज 1,2,-1 है, इस पॉइंट से पासिंग अगर हम हॉरिजॉन्टल प्लेन को विजुलाइज करें, हॉरिजॉन्टल मतलब XY प्लेन के पैरेलल, XY प्लेन के पैरेलल, तो Z विल बी ए कांस्टेंट। तो इस जगह पे सभी के लिए Z विल बी -1, तो इसकी इक्वेशन आप कह सकते हैं Z इज -1। ठीक, और इस पॉइंट से पासिंग जो इस तरह से हमने क्रिएट किया उसके लिए Z इज 2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट विल फॉर्म हाइट ऑफ द क्यूबॉइड। ठीक, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 3, दैट विल फॉर्म द हाइट। ठीक, लेंथ इन दोनों में डिफरेंस एंड ब्रेड्थ इन दोनों में डिफरेंस, सिंपल वर्क। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू द हाइट कर दें एंड यू आर थ्रू विद द वॉल्यूम, सिंपल। तो जब कभी भी इस तरह का सिचुएशन हो जो क्यूबॉइड क्रिएट हो, क्यूबॉइड ही क्रिएट होगा, उसका डायमेंशन आपने कहना है x2 - x1 का मॉड, y2 - y1 का मॉड, z2 - z1 का मॉड, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट नंबर ऑफ बॉडी डायगोनल्स कितने होंगे, तो बच्चा किसी भी क्यूबॉइड के पास या किसी भी पैरेललोपाइप के पास डायगोनल्स कितने हैं, तो उसके लिए आप टॉप के अगर 4 कॉर्नर्स को विजुलाइज करें और उसको उसके ऑपोजिट कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर देते हैं, तो इन दैट केस 1 2 3 एंड 4, दैट्स इट। नीचे वाले को भी ज्वाइन करोगे तो वही रिपीट ही होना है, तो एक सेट को लो और उसके ऑपोजिट के साथ ज्वाइन कर दो, तो दे आर 4 बॉडी डायगोनल्स दैट आर पॉसिबल। नाउ क्वेश्चन से सम ऑफ लेंथ्स ऑफ ऑल द डायगोनल्स। एक क्यूबॉइड के पास जितने भी बॉडी डायगोनल्स है सभी के लेंथ्स इक्वली होते हैं, और उसका लेंथ कितना होता है, L² B² H² का इजीली विजुलाइज हो सकता है। ये देखें, इसको मैं ज्वाइन कर रही हूँ विथ ऑपोजिट कॉर्नर, ये इसका लेंथ है। ठीक है, ये इसका ब्रेड्थ है, ये इसका हाइट है, मुझे ये चाहिए। तो नीचे वाला जो फ्लोर है ना उसका फेस डायगोनल को आप विजुलाइज करें, ये क्या है, H है, ये लेंथ ब्रेड्थ, तो इसका जो फ्लोर वाला डायगोनल है उसका लेंथ क्या आएगा, L² + B² स्क्वायर रूट। ठीक है, अब आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, उसका ये हाइपोटेनियस है जो मुझे फाइंड करना है, ये H है, और इसका ये वाला जो साइड है वो है स्क्वायर रूट ऑफ L² + B²। सो इस राइट ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस आएगा दैट विल बी स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस का स्क्वायर रूट, व्हिच विल फॉर्म स्क्वायर रूट ऑफ L² + B² + H², आज इट इज याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट it says if a line makes this and this angles with positive direction of x and z axis, मतलब आपको एंगल दे दिया गया है तो cosine of these angles will form the direction cosines and then angle that it makes with y axis। तो यहाँ पे आप या तो cos वाले रिलेशन का यूज ले लें या sin वाले का यूज ले लें, बस ध्यान रखना cos स्क्वायर का जो समेशन है दैट इज 1, sin स्क्वायर का यूज ले रहे तो समेशन 2 होता है, वी ऑलवेज प्रीफर दिस। तो cos स्क्वायर अल्फा क्या है वो 1/4, ये है जेड एक्सिस के साथ, मतलब इसका वैल्यू, तो cos π/4 इज 1/√2, तो ये आ गया 1/2, तीनों को ऐड ही करना है तो मैं 2/4 लिख लेती हूँ, डिनोमिनेटर सेम होगा। ठीक है, एंड देन ये मुझे फाइंड करना है इज 1, ये दोनों ऐड हुआ ना बेटा, वी गेट 3/4, इसे इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो cos स्क्वायर बीटा इज 1/4, cos बीटा इज ±1/2। ठीक, so angle that it makes with y axis, simple answer, we will say either it is π/3 or it is 2π/3, done beta। next it says number of possible direction cosines of a line equally inclined with coordinate axis। इसको समझने की जरूरत है क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग 2 आंसर देते हैं और बहुत सारे लोग 8 आंसर देते हैं। क्लैरिटी के साथ समझेंगे तो करने में मजा भी आएगा, और आगे और भी कुछ इनको यूज करते हुए अगर हमें आंसर करना है तो विल बी वेरी कंफर्टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम 2D पे चलते हैं। बच्चा अगर कोई लाइन इक्वली इंक्लाइंड विथ एक्स एंड वाई एक्सिस की हम बात करते हैं तो हम ऐसी लाइन भी कंसिडर करते हैं और हम इस तरह की लाइन भी कंसिडर करते हैं। इस तरह की मतलब पैरेलली आप कहीं पे भी इसे प्लेस कर सकते हैं, बस इतना है कि ये 45 इक्वली इंक्लाइंड है। ठीक है, क्योंकि ये 90 है। इसमें अगर आप ध्यान दें तो ये जो इक्वली इंक्लाइंड टर्म यूज हुआ है ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ नहीं कह रहा है, क्योंकि अगर पॉजिटिव एक्सिस के साथ कह रहा होता ना तो यहाँ पे 135 है, एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस 135 है। यहाँ पॉजिटिव वाई एक्सिस के साथ क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये हो जाएगा -135।
135 एंड -135 आर कंप्लीटली डिफरेंट एंगल्स, राइट. यहाँ पे वो मीन करते हैं द एब्सोल्यूट वैल्यूज आर इक्वल. ठीक है, तो उसी ढंग से ही हम 3D में आगे बढ़ेंगे कि अगर किसी वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ अगर अल्फा बीटा गामा एंगल ये बनाता है तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा को हम डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं. ठीक है, लेकिन ये कह रहा है इक्वली इंक्लाइंड विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है, हमें एब्सोल्यूट वैल्यू वाइज जो सेम देना चाहिए, दैट्स इट. ठीक है, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो या नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ हो. अगर आप एक्यूट एंगल को कंपेयर कर रहे हो तो तीनों के एक्यूट एंगल सेम होना चाहिए, चाहे वो पॉजिटिव के साथ बने चाहे वो नेगेटिव के साथ बने. ठीक है, बस इतना सही कंसर्न है. तो उसके लिए कैन वी से अगर एल एम एंड एन डायरेक्शन कोसाइंस है तो उनका मॉड्यूलस वैल्यू सेम होना चाहिए, राइट. सो मॉड एल मॉड एम मॉड एन, सो एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर तो 1 ही होता है ना डायरेक्शन कोसाइंस. सो ये तीनों इक्वल है एंड मॉड को स्क्वेयर करें या एल स्क्वेयर लिखें एक ही बात है. तो लेट मी राइट 3l स्क्वेयर इज 1, सो एल इज प्लस माइनस 1/√3. ठीक, तो ये हुआ 2 वेज में एल एम एंड एन, 2 पॉसिबिलिटीज हियर. मैग्नीट्यूड वाइज जो सेम होना चाहिए, मॉड्यूलस वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होना चाहिए, तो 2 वेज एंड 2 वेज. तीनों में प्लस आ जाए, 2 में प्लस 1 में माइनस, कोई फर्क नहीं पड़ता, मॉड वैल्यू शुड रिमेन द सेम. सो 2 वेज एंड 2 वेज एंड 2 वेज, आंसर इज 8. ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन कहा होता इक्वली इंक्लाइंड with the positive direction of coordinate axis, in that case L, M and N all three have to be exactly the same. तो उस केस में हमारा आंसर आया होता L अगर 1/√3 है तो M भी 1/√3 और N भी 1/√3. अगर ये माइनस है तो तीनों के तीनों ही माइनस होंगे. That means only 2 possibilities. Clear? Next, if this and this are the direction cosines of 2 lines, then value of this is what? Simplification best. तो इनमें अगर ये डायरेक्शन कोसाइंस है तो इमीडिएटली इस पे आपको अटेंशन देना है कि ये यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हैं, तो इस चीज़ का यूज आएगा ही, इसे अटेंशन में रखेंगे. अब परफेक्ट स्क्वायर को ओपन कर दे और कोई चॉइस आपके पास है नहीं, तो ये आ जाएगा L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर. अगर आपने राइटिंग कम कर सकते हैं तो वेरी गुड, अदरवाइज लिख ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, ये तो स्क्वायर्स वाले टर्म्स है, बाकी -2 L1 L2 M1 M2 वो टर्म कहीं और क्रिएट हो सकता है क्या? यहाँ तो नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ होगा 2 L1 L2 M1 M2, ऑपोजिट साइन के साथ है, दे विल कैंसिल ईच अदर. ठीक है, तो खत्म कर दिया. नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर M2 स्क्वायर, फिर -2 M1 M2 N1 N2, यहाँ प्लस में क्रिएट होगा, कैंसिल हो गया. उसी तरह से N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर एंड -2 L1 L2 N1 N2, वही चीज़ यहाँ पे क्रिएट होगा, कैंसिल हो गया, ऑपोजिट साइन के साथ होगा. फिर इसके 3 स्क्वायर्स L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर. क्वेश्चन ने आपको इसका वैल्यू पूछा है. ठीक है, अब देखते हैं ट्रिपलेट, क्योंकि ये ट्रिपलेट में हमारे पास वैल्यू है ना, तो फैक्टराइज होना चाहिए. और वैसे भी अगर आप देखें तो हमारे पास टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 3 का 2 ग्रुप आपके पास तैयार हो ही जाएगा. देख लेते हैं, यहाँ L1 स्क्वायर है, L1 स्क्वायर हमारे पास यहाँ भी है और यहाँ पे भी है. अगर हम उसे कॉमन लेते हैं, L1 स्क्वायर हमने कॉमन लिया, व्हाट आर वी लेफ्ट विथ, L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर N2 स्क्वायर. परफेक्ट, तो ये टर्म्स तो यूज में आ चुके हैं, रिमूव कर दें. अब इस पे चलते हैं. ठीक है, हमें L1 स्क्वायर के साथ M1 स्क्वायर चाहिए, इन्हीं का वैल्यू पता है ना, तो उन्हीं का प्रेजेंस होगा तभी तो हम वैल्यू लिख पाएंगे. तो यहाँ हम M1 स्क्वायर वाला टर्म ढूंढते हैं, ये है और ये है. अगर हम M1 स्क्वायर कॉमन लेते हैं, रैंडम वर्क ना करें, जिसका वैल्यू पता है उसी के हेल्प से ही आप आंसर कर सकते हैं, तो उसी को ही जनरेट करने की कोशिश की जाएगी. ठीक है, ये M1 स्क्वायर N2 स्क्वायर है. ठीक, तो ये हो गया. उसी तरह से ये और ये रिमूव हो गया. नेक्स्ट वी वांट N1 स्क्वायर. ये जो 3 टर्म बचे हैं वो वही वाले हैं, तो N1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर. ठीक, तीनों के पास ये कॉमन फैक्टर है, तो ये हुआ L1 स्क्वायर M1 स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ, सो आंसर इज individually both of them are 1, this is 1, this is 1,
Simple. Next, it says if this and this are direction cosines of two lines which make delta theta very small, angle very small, ठीक है, attention देंगे, angle with each other, then this can be written as what, ठीक है. अब सबसे पहले तो डायरेक्शन कोसाइंस है तो अटेंशन देना है, दिस इज 1 और इसका स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर्स विल आल्सो बी 1, क्योंकि जिस तरह से हमारे पास इन्फॉर्मेशन है हमें इन वैल्यूज की जरूरत पड़ेगी, ठीक है. तो इसका स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है ना कई ऑप्शन में, तो सिंप्लीफाई ही कर लेते हैं, इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करें, इसको स्क्वायर करके ऐड करते हैं. सो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, देन डेल्टा एल, दो एल कहें या डेल्टा एल कहें एक ही बात है, ये प्लस 2 एल दो एल एम एन, ठीक, इज इक्वल टू 1. यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है ना, तो ये हो गया कैंसिल, वी आर लेफ्ट विथ दिस. अब देखते हैं इसको हम यूज में कैसे ले सकते हैं, आगे बढ़ते हैं. इस इज एंगल बिटवीन देम, बच्चा एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ये डायरेक्शन कोसाइन है तो आपके पास 2 वेक्टर तो है, तो उनके बीच का एंगल की अगर हम बात करें तो कॉस ऑफ द एंगल इज डो थीटा इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस 2 वेक्टर्स, ठीक है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं. सो दैट इज एल स्क्वायर एल डो एल एम स्क्वायर एम डो एम एन स्क्वायर अपॉन प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड, दोनों ही यूनिट वेक्टर्स है, डायरेक्शन कोसाइंस है ना, डन. अब आगे देखो, इसका वैल्यू तो हमारे पास है तो सिंप्लीफाई तो कर ही लें पहले. सो दिस इज 1 एंड एल डो एल एम डो एम एन डो एन, ऑप्शंस में कहीं पे भी उनका प्रेजेंस हमें नहीं दिख रहा है, तो इमीडिएटली इस रिलेशन के हेल्प से ये वैल्यू आप फाइंड कर लें. सो कैन वी राइट दिस टू बी दिस अपॉन -2, ठीक. सो लेट अस रिप्लेस, इट इज -1/2, this is dou L square, dou M square, dou N square. बच्चा this is equal to ये है ना cos. अब क्वेश्चन ने हमसे ये पूछा है, cos का प्रेजेंस नहीं है कहीं पे भी है ना, cos है ये, एंड एंगल वेरी स्मॉल भी है, और स्मॉल एंगल के लिए हमने पढ़ा हुआ है sin थीटा कैन बी रिप्लेस्ड बाय थीटा. When theta approaches 0 पढ़ा है ना, sin theta by theta, theta tends to 0 मतलब very very small, in that case that is 1, so sin theta is approx theta, ठीक है. उसका हम यूज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए साइन की जरूरत है, तो इसे हम इधर अरेंज कर लेते हैं. दिस इक्वल टू 1/2 डो एल, ठीक. अब बच्चा लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान दे क्योंकि हमें साइन में कन्वर्ट करना है. Can I write this to be 2 sin square theta by 2? Yes. अब sin theta is theta when theta is very small. So can I write this to be 2/2 का स्क्वायर? परफेक्ट. तो ये है नीचे जो 2 स्क्वायर है वो 4 है ना, ये कैंसिल होगा तो 1/2 रहेगा, ये 1/2 इसे कैंसिल कर देगा. सो दिस स्क्वायर इज दिस, और क्वेश्चन ने आपसे ये पूछा है, so that would come out to be square root of this, ठीक. so here look at the options, fine. अगर ये क्वेश्चन पूछा होता डो थीटा का स्क्वायर क्या है तो हमारा ऑप्शन आया होता 80, फाइन. नेक्स्ट, it says if the projections of a line segment PQ on the axis are 3, 4 and 12 then PQ is what. तो बच्चा ये जो वेक्टर के फर्स्ट क्लास में हमने प्रोजेक्शन का डिस्कशन किया था ये वही है. तो x कंपोनेंट 3 है, y कंपोनेंट 4 है, z कंपोनेंट 12 है. मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर आपसे पूछा गया है, सो इट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, ये 144, ये 25, सो 169 स्क्वायर रूट, ठीक है. नेक्स्ट, इट सेज द एंगल बिटवीन टू लाइन्स व्हिच डायरेक्शन कोसाइंस आर L, M एंड N इफ दे सैटिस्फाई दिस इक्वेशंस. 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट को देखें. क्वेश्चन कह रहा है कि L, M एंड N विद द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन सैटिस्फाइंग दिस. एक लीनियर है, दूसरा सेकेंड डिग्री है. जब इन्हें सॉल्व करते हैं तो 2 सेट ऑफ आंसर मिलता है. ये क्वेश्चन का लैंग्वेज भी क्लियर कर देता है कि देयर आर 2 सच लाइन्स व्हिच सैटिस्फाई दिस कंडीशंस, देन व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम, ठीक है.
तो करते हैं कंप्लीट। करने का तरीका क्या रहेगा, तो सबसे पहले एंगल का डिस्कशन हो रहा है, तो वी विल से cos थीटा। इसके जो दो सेट ऑफ आंसर आएंगे L1 M1 N1 L2 M2 N2, देन वेरी सिंपल L1 L2 M1 M2 N1 N2, दो यूनिट वेक्टर के बीच का एंगल का डिस्कशन हो रहा है। मैग्नीट्यूड 1 and 1 है, सो नथिंग टू डिवाइड विद, हमें बस ये कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए क्वाड्रेटिक पे हमें जाना होगा, एलिमिनेशन ऑफ वेरिएबल करना होगा। तो यहाँ लीनियर है ना, तो लीनियर में से 3 अननोन है हमारे पास, एक को हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ नेगेटिव साइन के साथ m है, m थोड़ा सा डिफरेंट तरह से प्रेजेंटेड है, तो हम m को ही सब्सटीट्यूट कर लेते हैं, वैसे आप किसी को भी कर सकते हैं। सो इट इज, यहाँ पे हम इसे रिप्लेस कर रहे हैं, तो इट इज एल स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर माइनस स्क्वेयर ऑफ दिस। तो माइनस साइन के साथ स्क्वेयर करें या सिर्फ इसे स्क्वेयर करें, एक ही चीज है। डन, सिंप्लीफाई करें, वी गेट माइनस 2ln इज 0, ये तो हो गया कैंसिल। वी आर लेफ्ट विथ प्रोडक्ट ऑफ टू थिंग्स इज 0, दैट इज पॉसिबल ओनली व्हेन आइदर l इज 0 और n इज 0। ठीक है, दैट्स इट, इतना ही काम है। अब हम कंक्लूड करेंगे। देखें, अगर l का वैल्यू 0 है तो इस लीनियर इक्वेशन में पुट करें, l इज 0, m इज माइनस n। ठीक है, सो कैन आई राइट द डायरेक्शन कोसाइंस टू बी l इज 0 एंड m इज माइनस ऑफ n। तो अगर मैं n को k1 कंसिडर करती हूँ तो ये माइनस ऑफ k1 है। ठीक है, k1 के वैल्यूज के बारे में बॉदर करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे हम एंगल लेंगे वो k1 कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अदरवाइज यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है, स्क्वायर का जो सम होगा दैट विल बी 1, वहां से आप k1 को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट डोंट वेस्ट योर टाइम। सेकंड इज, अगर n का वैल्यू 0 है, इसमें n की जगह पे 0 पुट कर दें, सो l इज माइनस m। तो अगर मैं m को कंसिडर करती हूँ, वी हैव हियर n इज 0। तो अगर मैं इसे k2 कंसिडर करती हूँ तो ये है माइनस k2। ठीक है, k2 को आप सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ये यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स है। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 करेंगे, वैल्यू मिल जाएगा, लेकिन वी डोंट नीड टू फाइंड एंगल। ठीक है, अब बच्चे कॉस थीटा के बारे में, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे, 0 माइनस k1 k2, दिस इज 0 अपॉन, क्योंकि अभी हमने इसे यूनिट वेक्टर कंसिडर करते हुए k1 को सॉल्व नहीं किया है, राइट। तो आप इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, व्हिच इज √2 k1, इसका मैग्नीट्यूड है √2 k2, डिवाइड हुआ k1 k2, देन यू आर लेफ्ट विथ -1/2। सो cos थीटा इज -1/2। तो थीटा आप 2π/3 कह सकते हैं। और वैसे भी दो लाइन में हमेशा दो एंगल होते हैं, अनलेस दे आर परपेंडिकुलर। अगर वो परपेंडिकुलर है तो दोनों ही एंगल 90 डिग्री होता है, अदरवाइज एक एक्यूट होता है तो दूसरा ऑब्ट्यूस होता है। तो अगर एक एंगल 2π/3 है तो दूसरा एंगल π/3 है। तो इस तरह के सिचुएशन में मोस्टली आपको एक्यूट एंगल पूछा जाता है या पर्टिकुलरली ऑब्ट्यूस पूछा जाता है। तो एक्यूट अगर पूछा गया तो π/3, ऑब्ट्यूस है तो 2π/3 है। क्लियर? नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, द सेम सिचुएशन, दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। तो यहाँ से हम किसी भी एक को ले सकते हैं, n ले लेते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं n के जगह पे। सो 3l² प्लस l² m²। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस केस में डीलिंग वाज वेरी सिंपल, क्योंकि वी वर लेफ्ट विथ ओनली -2ln इज इक्वल टू 0, तो बहुत इजीली केसेस बन गया। अब यहाँ पे देखना, हियर वी हैव 4l², देन वी हैव 2lm, एंड यहाँ हमारे पास है, ठीक है, आप इसे क्वाड्रेटिक इन l की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन m की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फैक्टराइजेशन पे भी जा सकते हैं। 2 को पहले आप कैंसिल कर दें, सो व्हाट वी गेट इज lm माइनस m²। ठीक है, क्वाड्रेटिक इन l ले सकते हैं, क्वाड्रेटिक इन m ले सकते हैं, या फैक्टराइजेशन से भी आप इसे हैंडल कर सकते हैं, या तो आप पूरे को m² से डिवाइड करते हुए भी कर सकते हैं, या l² से डिवाइड करते हुए। क्वाड्रेटिक क्रिएट हो गया, और l/m के जो सोल्यूशंस होंगे दे आर -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² माइनस 4ac का स्क्वायर रूट, राइट। सो इट इज 3/2a। तो इससे हमें दो वैल्यूज मिल रहा है। अगर हम प्लस साइन लेते हैं तो 1/2, अगर हम माइनस साइन लेते हैं तो इट इज -1। ठीक, तो इसका मतलब जो l/m है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, 1/2 एंड दैट मीन्स अगर हम इसे क्रॉस करते हैं तो m इज इक्वल टू 2l इज वन केस एंड l इज इक्वल टू -m इज द सेकेंड केस। ठीक, तो दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सेट ऑफ, हम डायरेक्शन कोसाइन तो नहीं ले रहे हैं क्योंकि k1 एंड k2 में हम लिख रहे हैं, तो डायरेक्शन रेशियोज है वो। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन हमें निकालना आता ही है मैग्नीट्यूड को 1 करते हुए, लेकिन विल नॉट गेट इनटू इट। अगर हमें एंगल चाहिए
तो हम यूनिट वेक्टर के हेल्प से एंगल फाइंड करें या किसी भी मैग्नीट्यूड के वेक्टर के हेल्प से एंगल फाइंड करें, एंगल तो इफेक्ट होने वाला नहीं है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू 2l, ये वाला केस अगर हम लेते हैं तो लीनियर इक्वेशन में पहले पुट कर दें और n का वैल्यू देख लें, n विल बी l प्लस m, l प्लस 2l, 3l आ जाएगा, ठीक है। सो कैन आई राइट दिस टू बी l अगर k1 है तो m है 2k1 और n है 3k1, ठीक। अब सेकेंड केस में आ जाए, l इज माइनस m, तो ये आ जाएगा n, l की जगह पे माइनस m कैंसिल होके ये हमें देता है टू बी 0, ठीक। तो वैल्यू ऑफ n इज 0, l इज माइनस m, तो अगर मैं इसे k2 लेती हूँ तो ये है माइनस k2, दोनों के बीच का एंगल तो cos थीटा इज माइनस k1 k2 प्लस 2 k1 k2 दैट विल मेक इट k1 k2 अपॉन इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लेंगे तो 9 + 1 10 √14 k1 और ये हुआ कैंसिल 1/√28, ये पॉजिटिव है तो आपको एक्यूट एंगल का पता चल जाएगा। वैसे पर्टिकुलरली अगर आपको एक्यूट एंगल ही पूछा तो आप मॉड लेते हुए भी कर सकते हैं, क्लियर। दो लाइन के बीच में दो एंगल होते हैं, एक एंगल ये है तो दूसरा पाई माइनस थीटा होगा, परफेक्ट। नेक्स्ट देखें, it says find k for which the angle between two lines whose direction cosines are l, m and n they satisfy this is pi/2। हमें k का वैल्यू चाहिए जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो दो लाइन के l, m एंड n इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं उनके बीच का एंगल pi/2 हो, ठीक। तो इसका मतलब l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 डॉट प्रोडक्ट मस्ट कम आउट टू बी, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। इसे सेटिस्फाई करने वाला k क्या होगा, क्वेश्चन हमसे सिर्फ उतना सा पूछ रहा है, फाइन। अब आ जाते हैं सेम वे, एक लीनियर है दूसरा सेकेंड डिग्री है, तो यहाँ से किसी भी एक का वैल्यू ले लेते हैं, ये ले लिया, यहाँ पे l है और यहाँ l है, पुट कर देते हैं, सो वी गेट k और यहाँ से हम माइनस साइन को कॉमन ही ले लेते हैं, ठीक। सो l की जगह पे ये पुट हो रहा है और m है 2m 3n, ये 2mn एंड दिस इज माइनस माइनस प्लस 5, l की जगह पे पुट हो रहा है तो 2m प्लस 3n, डन। ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ कर लेते हैं, तो पूरे में हमारे पास m स्क्वायर का प्रेजेंस सिर्फ यहाँ पे है, सो 2k m स्क्वायर और mn वाले जो टर्म है वो यहाँ पे है, mn यहाँ पे है और mn वाला टर्म यहाँ पे भी है, ठीक है। एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ पे 10 टाइम्स है, यहाँ पे 2 टाइम्स है तो 12 टाइम्स है और यहाँ पे -3k टाइम्स है, एंड देन n स्क्वायर वाले टर्म पे चलते हैं, सिर्फ और सिर्फ यहाँ है विच इज 15n स्क्वायर, राइट। इसमें अननोन है तो क्वाड्रेटिक को सॉल्व नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। क्या करना है, रादर हमें जैसे अभी हमने किया था कि n स्क्वायर, क्योंकि ये होमोजीनियस इक्वेशन है ना, तो आप n स्क्वायर से पूरे इक्वेशन को डिवाइड कर दें। अगर हम n स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलेगा m/n 12 m/n 15, ठीक। इसके पास जो दो सोल्यूशंस है वो है m1/n1 एंड m2/n2, राइट। तो यहाँ पे ध्यान देना क्योंकि डिनोमिनेटर में n1 n2 उसका प्रेजेंस आ रहा है, तो अगर मैं पूरे को n1 n2 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कुछ ऐसा आएगा ना, l1/l2 ये m1 m2 n1/n2, राइट। मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने लायक के मुझे चाहिए, तो यहाँ m/n में इक्वेशन है तो मुझे इसका वैल्यू मिल जाएगा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से, ठीक। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट से इसका वैल्यू हमें क्या मिल रहा है, -15/2k, तो इसकी जगह पे मैं लिखते को -15/, ठीक। एग्जैक्टली उसी तरह से अब हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके लिए हमें l एंड n की जरूरत है, सेम प्रोसेस से ही हम निकालेंगे। तो l एंड n इसका मतलब हमें m का एलिमिनेशन करना होगा, ठीक। तो m के लिए 2m इज -l प्लस 3n, तो फ्रैक्शन पे वर्क करेंगे उससे बेटर है कि m का प्रेजेंस है यहाँ और यहाँ, तो पूरे को आप 2 टाइम्स कर दें, ठीक। तो आपको फ्रैक्शन पे जाने की जरूरत नहीं है, 2m को हम डायरेक्टली रिप्लेस कर सकते हैं, तो इट इज -kl l प्लस 3n, तो 2m की जगह पे आएगा तो 2n एंड देन माइनस साइन भी है
तो साइन को यहाँ पे हम चेंज करेंगे, तो ये है 2n l प्लस 3n एंड ये एज इट इज रहा। डन बेटा। अब पूरे को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सभी का साइन चेंज हो गया। अब ध्यान दें, वी हैव k l स्क्वेयर एंड देन ln वाले जो टर्म्स हैं उन्हें एक साथ कर लेते हैं। ln वी हैव प्रेजेंस ऑफ इट हियर व्हिच इज 3k टाइम्स, देन यहाँ पे है which is 2 टाइम्स एंड यहाँ पे है 10 टाइम्स, तो 12। ठीक, नाउ n स्क्वेयर का प्रेजेंस पूरे में सिर्फ यहाँ पे है। अब पूरे को आप n स्क्वेयर से डिवाइड कर दें क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें n ही चाहिए, तो अगर n स्क्वेयर से हम डिवाइड करें तो k l बाई n, 3k प्लस 12 l बाई n प्लस 6। अब इसके जो दो रूट्स है दिया l1 बाई n1 एंड l2 बाई n2, हमें प्रोडक्ट ऑफ रूट्स चाहिए, दैट कम्स आउट टू बी 6 बाई k। डन। वी वांट 6 बाई k माइनस 15 बाई 2k प्लस 1 शुड बी 0। इसको 2 टाइम्स किया, 2 टाइम्स कर दिया, सो वी गेट 12 माइनस 15 दैट इज माइनस 3 बाई 2k प्लस 1 इज 0। सो 3 बाई 2k इज 1 है ना, सो 2k इज 3k इज 3 बाई 2। सिंपल वर्क। ठीक है, नेक्स्ट इट सेज द एंगल बिटवीन टू डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब। क्यूब का डिस्कशन जब भी करना हो ना बेटा, और क्यूब इक्वेशंस आते भी हैं, तो बहुत सिंपल है, एक क्यूब आप इस तरह से ड्रॉ कर लें, रेफरेंस फ्रेम इंट्रोड्यूस कर लें। लेट अस कंसीडर दिस टू बी एक्स एक्सिस, इसे हम ले लेते हैं टू बी वाई एक्सिस एंड दिस एज जेड एक्सिस। हर क्वेश्चन बहुत सिंपल वे में आंसर हो जाएगा। अब इस क्यूब का साइड लेंथ आप a यूनिट ले लें या 1 यूनिट ले लें, स्पेसिफिक लेंथ भी ले लें, कोई फर्क पड़ना नहीं है। ठीक है, तो a यूनिट का ही मैं कंसिडर कर रही हूँ। ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में a यूनिट हमने मूव किया है ऑरिजिन से, तो ये a, 0, इससे पॉजिटिव y के डायरेक्शन में a यूनिट का मूवमेंट हो रहा है, तो y कोऑर्डिनेट a इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ से हम पॉजिटिव z के अलोंग a यूनिट मूव कर रहे हैं, तो a आ जाएगा। यहाँ से आप नेगेटिव y के डायरेक्शन में a यूनिट आ रहे हैं, तो y कोऑर्डिनेट a कम हो जाएगा, तो a 0 a। ठीक है, यहाँ से आप नेगेटिव x के डायरेक्शन में a यूनिट मूव कर रहे हैं, तो x कोऑर्डिनेट उतना ही कम हो जाएगा। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिख लें। कौन सा रह गया, ये y के डायरेक्शन में a यूनिट है और ये पॉजिटिव y के डायरेक्शन में। डन। अब कोई भी दो डायगोनल हमें लेना है, तो एक काम करते हैं, a1 b1 c1 d1 कॉरेस्पॉन्डिंगली a2 b2 c2 d2। कोई भी दो डायगोनल लेंगे सेम एंगल ही हमें मिलेगा। तो लेट मी टेक a1 के साथ जो डायगोनल होगा दैट वुड बी c2। एक और हमें डायगोनल चाहिए, तो हम b1 के साथ ले लेते हैं, दैट विल बी d2। दो वेक्टर फ्रेम कर लेते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो c2 माइनस 10 सिर्फ कंपोनेंट्स ही लिखेंगे। उसी तरह से b1 d2, वी हैव b1 d2, फाइनल माइनस इनिशियल, सिर्फ कंपोनेंट्स ही लिखेंगे। अननेसेसरीली टाइम वेस्ट नहीं करना है आई जे के लिखते हुए। ठीक है, इन दोनों के बीच का एंगल हमें चाहिए, तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, माइनस a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर प्लस a स्क्वेयर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड √3a, दिस इज cos थीटा। ये कैंसिल हुआ, a स्क्वेयर बाई 3a स्क्वेयर, ये हुआ कैंसिल, सो थीटा इज cos इनवर्स ऑफ 1/3, है ना, सिंपल। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन आज के लिए वो भी क्यूब पे ही है। आप देखें, इफ ए लाइन मेक्स दिस एंगल्स विथ 4 डायगोनल्स ऑफ ए क्यूब, देन cos स्क्वेयर थीटा 1 प्लस cos स्क्वेयर थीटा 2 प्लस cos स्क्वेयर थीटा 3 प्लस cos स्क्वेयर थीटा 4 का वैल्यू क्या आएगा। तो बच्चा यहाँ पे हमने दो डायगोनल तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, और एंगल का डिस्कशन हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन एंड 4 डायगोनल्स। तो सबसे पहले 4 डायगोनल्स लिख लें, और लाइन किसी भी डायरेक्शन में हो, ये कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ द लाइन डायरेक्शन इट शुड रिमेन द सेम। तो एक काम करते हैं, लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस, मतलब लाइन के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हमें खुद ही पता चल जाएगा, अगर ये इररिस्पेक्टिव ऑफ एल एम एंड एन आ रहा है, इसका मतलब लाइन कहीं पे भी हो दिस वैल्यू विल रिमेन द सेम। ठीक है, कंप्लीट करते हैं। b1 के साथ हमने डायगोनल ले लिया है, c1 के साथ, c1 यहाँ है,
जब हम डायगोनल लेंगे तो A2 which is minus A A, right, and then last that is D1 के साथ B2 that would be A minus A होगी चारों डायगोनल। और ये लाइन तो हमारे पास ऑलरेडी है ही, जिसे मैं L वेक्टर ले लेती हूँ, L M एंड N। तो बच्चा cos स्क्वेयर थीटा 1 क्या आएगा, एंगल बिटवीन दिस एंड दिस, ठीक है। सो cos स्क्वेयर थीटा 1 विल बी डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स, ठीक, अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ दिस, हमें उस पूरे का स्क्वायर चाहिए, ठीक। तो जब हम डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो AL प्लस AM प्लस AN, ये तो सभी के साथ होगा, तो मैं उसे ले रही हूँ कॉमन और स्क्वायर भी कर रहे हैं, LMN का स्क्वायर। ये यूनिट वेक्टर के 3 कंपोनेंट्स हमने लिया, तो उसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, और इसका आएगा √3a, उसे स्क्वायर करेंगे तो 3a स्क्वायर, तो ये तो हो गया कैंसिल, ये रह गया हमारे पास। उसी तरह से cos स्क्वेयर थीटा 2 की अगर हम बात करें तो हम डॉट प्रोडक्ट इन दोनों का लेंगे, ठीक है, तो a कॉमन आ जाएगा उसी तरह से। सो विल बी लेफ्ट विथ a स्क्वायर माइनस L, ठीक, नीचे 3a स्क्वायर होगा, ये हो गया कैंसिल, ठीक। अब आपको पैटर्न का पता चल ही रहा होगा, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बस इन्हीं के साइन के कॉरेस्पॉन्डिंग L M एंड N आपको लेना है, ठीक। सो माइनस L माइनस M प्लस N अपॉन 3 एंड देन cos स्क्वेयर थीटा 4 विल बी L माइनस M प्लस N का स्क्वायर बाई 3, चारों को ऐड करना है। अब हमें इन चीज़ों की ज़रूरत तो है नहीं, सो लेट अस जस्ट ऐड दिस 4। उसके लिए परफेक्ट स्क्वायर एक्सपांड करके टाइम वेस्ट ना करें, सभी के पास 1/3 है, उसे हमने लिया कॉमन। ये परफेक्ट स्क्वायर जब एक्सपांड होगा तो L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्रिएट होगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो 4 टाइम्स ऑफ L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर क्रिएट होगा, और L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज 1। डायरेक्शन को साइन से तो हमने लिया है, ठीक है, सो दैट इज 1। अब आ जाते हैं, -2LM क्रिएट होगा प्लस 2LM क्रिएट होगा, कैंसिल हुआ, -2LM प्लस 2LM पूरी तरह से कैंसिल, -2MN प्लस 2MN कैंसिल, 2MN माइनस 2MN कैंसिल, 2LN प्लस 2LN 4LN माइनस 2LN कैंसिल, तो कुछ और बचेगा ही नहीं। सो वी गेट वैल्यू ऑफ दिस इज ए कॉन्स्टेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन L M एंड N, दैट मीन्स लोकेशन ऑफ लाइन के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, और ये वैल्यू हमेशा ही 4/3 आता है। तो इसे और इसे एज ए स्टैंडर्ड रिजल्ट ही आप याद रख लें, ठीक है बेटा। सो दैट्स इट, और नेक्स्ट क्लास में विल डिस्कस एवरीथिंग अबाउट लाइन, ठीक है। सो क्लोजिंग इट बेटा।